जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उजांग टाइम्स पर। तो जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर कर दें सेशन को। आज का जो एक मुख्य टॉपिक है, विशेष टॉपिक है, वो आप सभी लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू आरबीआई एमपीसी मीटिंग को लेकर। मीटिंग जो अभी एमसीपी की हुई, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अभी मीटिंग हुई है, और हम सभी लोग जानते हैं कि हर 2 माह पर या बाई मंथली ये मीटिंग होती है एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। इसमें क्या चीज़ें रखी गई हैं, यानी कि आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग इज़ द की इवेंट दैट इन्फ्लुएंस द कंट्रीज इकोनॉमिक डायरेक्शन। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, वो जो एक की इवेंट है, एक ऐसा इवेंट है जो कि इन्फ्लुएंस करता है सीधे तौर पर देश की इकोनॉमिक डायरेक्शन को, यानी कि आर्थिक दिशा क्या होने वाली है देश की, उसको ये डिफाइन करता है, बताता है आर्थिक दिशा क्या होने वाली है, यानी कि इकोनॉमिक डायरेक्शन क्या होगा अर्थव्यवस्था का, उसको ये बताता है। इसके अंतर्गत जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है देश के अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों पर हमें दिखाई देता है। इकोनॉमिक जो सेक्टर्स हैं उन पर दिखाई देता है। तो देखेंगे आज के इस सेशन में कि देश की जो नागरिक हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर इसमें क्या अभी नया की हाइलाइट्स हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना कि एक प्रहार बैच 2025 आ चुका है उजांग आईएएस एकेडमी की तरफ से। इसमें आप देखेंगे कि 15 फेब, यानी कि एक जो डेट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। 15 फेब, 15 फेब ये वो डेट है जिसमें आप यदि प्रहार बैच को लेते हैं, जो कि प्री कम मेंस बैच है, 1 वर्षीय बैच है, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम का बैच है। अगर आप इसे 15 फेब तक ले लेते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो आपको एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सी सेट के जो कोर्सेज हैं वो इसके साथ फ्री पैकेज मिल जाएगा। तो 15 फेब का इंतजार ना करें, आज ही तुरंत जो है इसमें सब्सक्रिप्शन ले लें और इस नंबर पर कॉल कर दें बेसिक जानकारी के लिए, और आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। और ये भारत का सबसे सस्ता बैच है, यानी कि सबसे कम मूल्य में ये बैच है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी, यानी ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट जो कि अगर आप इनका टोटल वैल्यू निकालेंगे अदर इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले तो लाखों में फी जाती है, लेकिन यहाँ केवल 7,999 में ये दिया जा रहा है। तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8750711100 पर कॉल करके आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। ojang.com पर भी जाकर आप इसको लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ की आप ojang.com खोलेंगे तो आपको सारी कोर्सेज के बारे में जानकारी इस पर स्पष्ट रूप से मिल जाएगी। ठीक है, सारी कोर्सेज की जानकारी आपको मिल जाएंगी। मेंटरशिप प्रोग्राम हो, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, ऑप्शनल, प्रीलिम्स, फाइटर बैच, और इसके साथ साथ जो बुक्स हैं, बुक मतलब जो कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करें, तो इसके लिए प्रीलिम्स फाइटर नाम से एक बुक हमारे ओजांग सर ने लॉन्च की है, और इसके साथ साथ ओजांग आईएएस एकेडमी की तरफ से वो लॉन्च की गई है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, और इसके साथ साथ ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इनकी बुक्स हैं। आप उसको लेकर, उसमें क्वेश्चंस का पूरा जिस्ट दिया हुआ है, आप उसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसमें मैं डेली शाम को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कशन करता हूं और उसके साथ साथ आगे बढ़ता हूं। चलिए लेट्स स्टार्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अपने सेगमेंट में कि क्या है खास रेपो रेट को लेकर या मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। तो जब आप मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करेंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रेपो रेट को लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई है कि रेपो रेट में चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, जो एक न्यूज़ बनी हुई है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जिसमें हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एमपीसी में टोटल जो है 6 मेंबर्स होते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। और इस 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं एंड 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं। आरबीआई जो गवर्नर होते हैं, आरबीआई गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं। तो बाकी के जो 2 डिप्टी गवर्नर इसमें आरबीआई की तरफ से होते हैं, और 3 जो है भारत सरकार की तरफ के मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रेपो रेट और इसके जो सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है ये, मॉनेटरी पॉलिसी टूल यानी कि ये एक तरह से मौद्रिक नीतियों का एक उपकरण है, जिसके माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि बाजार में
किसी भी तरह का जो मूल्य वृद्धि है या हम कह दें कि इन्फ्लेशन है उसको नियंत्रित रखा जा सके इसके माध्यम से। तो रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक क्या करता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं हमारे, उनको एक ऋण देता है, लैंड करता है, लैंड्स टू द कमर्शियल बैंक। इट हैज़ द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड द बैंक। या ये जो सीधे तौर पर प्रभावित करता है, आप यहाँ पर सीधे समझ सकते हैं कि कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक है, उसको डे टू डे अपने पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, आरबीआई से लोन लेता है। जब आरबीआई से लोन लेता है तो उस पर एक इंटरेस्ट रेट लगता है, उस इंटरेस्ट रेट को ही क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट को ही रेपो रेट यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इंटरेस्ट रेट को जो हमने रेपो रेट कहा, तो इसका प्रभाव सीधे आप देखेंगे कि इंडिविजुअल के बोरोइंग्स पर भी पड़ता है। यानी कि हम आम नागरिक जब बैंकों से ऋण लेंगे तो बैंक भी क्या करेंगे, रेपो रेट के अकॉर्डिंग ही हम पर इंटरेस्ट रेट लगाने वाले हैं। यानी कि आप ये समझ के चलिए कि चिंटू नाम के एक भैया हैं, वो बैंक के पास लोन लेने गए और उन्होंने बैंक से लोन मांगा। तो बैंक ने मानकर चल रहे हैं कि अभी 6.5%, मानकर नहीं चल रहा है, 6.5% ही रखा गया है इस बार भी रेपो रेट। तो 6.5% रेपो रेट है, तो चिंटू भैया को बैंक जो है 8% के हिसाब से ऋण देगा। अगर इससे बढ़ा दिया जाए तो चिंटू भैया को भी बैंक जो है बढ़ा कर देगा, मान लिया 10% कर दिया जाए। 6.5% से कम कर दिया जाए तो चिंटू भैया को बैंक जो है कम पर ऋण दे देगा, लोन दे देगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि रेपो रेट कैसे किसी भी सेक्टर को या इकोनॉमी के हर एक सेक्टर को प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ये बताया भी था कि ये जो इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमी के हर एक सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में लिए गए डिसीजन का इम्पैक्ट जो है हमें हर एक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसी तरह से अगर हम आगे इसमें बढ़ें, देखें तो आप पाएंगे कि इसके अलावा इन्फ्लेशन कंट्रोल को लेकर इसका महत्व रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर रेपो रेट कम होगा तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आरबीआई ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी का फ्लो हो। कहाँ मनी फ्लो हो? मार्केट में, इकोनॉमी में मनी फ्लो हो। मनी फ्लो को कंट्रोल करने में इसका योगदान है। अब देखिए, आपके पास जब ज़्यादा पैसा होगा, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग रेपो रेट को कम कर दिया, यानी कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई से ऋण लेंगे, लोन लेंगे। अब वो जब बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक अपने पास तो रखेगा नहीं, वो क्या करेगा, कम रेट पर लोगों को ऋण देना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा कि मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मार्केट में मनी फ्लो जब ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि डिमांड और ज़्यादा क्रिएट होगी, और अगर डिमांड की सप्लाई उस हिसाब से ना हो पाई तो क्या होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। तो मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए अब आरबीआई क्या करता है कि इन्फ्लेशन रेट को नियंत्रित करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सीधे तौर पर रेपो रेट को बढ़ा देता है। अब बढ़ा देगा तो बैंक जो है आरबीआई से ऋण कम लेंगे, या लेंगे तो हाई रेट पर लेंगे। और जब बैंकों को हाई रेट पर ऋण मिलेगा, लोन मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि बैंक भी आगे जो लोग हैं, हम आम लोग हैं, उनको हाई रेट पर लोन देगा, जिसकी वजह से लोग जो है बैंकों से ऋण कम लेंगे। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में जो है वो मनी फ्लो कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ द रेपो रेट आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए बड़े आराम से रेपो रेट को देखा जाता है। मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस। यहाँ पर ये रेपो रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि रेपो रेट जो है डे टू डे जो वर्क होते हैं बैंक के, उसके लिए भी होता है। जैसे ओवरनाइट रेपो रेट भी होता है। ओवरनाइट रेपो रेट का ही भाग है, मतलब जब 24 घंटे के लिए किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा टर्म रेपो भी होते हैं, जैसे 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज, ऐसे करके जो है। और ये जो रेपो रेट होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ हमें दिखाई देती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो अभी डिसीजन जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि रेपो रेट को अनचेंज रखा जाए। पिछले 6 मीटिंग्स में, लास्ट जो टोटल अभी तक 6 मीटिंग्स हुई, उन सभी मीटिंग्स में रेपो रेट को 6.5% ही रखा गया है। कितना रखा गया है? 6.5% ही रखा गया है, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इसके पीछे शक्तिकांत दास जी जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई अभी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया है
रेपो रेट को अनचेंज रखने का, उसके पीछे ये बताया है कि ये एक इंडिकेशन है कि जो इकोनॉमिक सस्टेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि इकोनॉमी जो है हमारी काफ़ी अच्छे है, स्थिर अवस्था में है, सतत है यानी सस्टेन है, स्थिर अवस्था में है, तो हमें इसमें बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इन्फ्लेशन जो रेट है, इन्फ्लेशन रेट भी जो है वो किस में है, हमारा अनचेंज्ड उसमें मतलब इन्फ्लेशन रेट भी जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो हमने टारगेट सेट किया है उसके अंडर है, यानी कि लगभग जो हम लोग देखते हैं प्लस और -2%, कितने से 4% से, इन्फ्लेशन रेट से +2% यानी कि 6% और -2% यानी कि 2% तक, इस ये जो एक पूरी रेंज जो हमने तय की हुई है आरबीआई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसके अंडर है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कितना रहने की ज़रूरत है, कितने की बात की गई है उस पर मैं अभी आपसे बात करूं तो जो अभी इन्फ्लेशन रेट फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 में कितना 5.4%, कितना 5.4% इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन रहा है। तो इससे हमें ये लग रहा है कि अभी हम जो है इन्फ्लेशन को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो आरबीआई बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट जो 8 फरवरी को हुआ, उसमें ये चीज़ दिखाई क्या क्या, देखो कि रेपो रेट अनचेंज रखा गया, इसमें 6.5% रखा गया, SDF को भी अनचेंज रखा गया, यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ जो होती है आरबीआई की, बैंकों की, जो आप मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में पढ़ते हैं, और इन सभी चीज़ों के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बोला कि जो प्रहार बैच है आप उसको ज्वाइन कीजिए। इसमें इकोनॉमी की क्लास मेरे द्वारा ही दी जाती है, करंट अफेयर्स की क्लास मेरे द्वारा ही दी जाती है, जिसमें आप इन सभी टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, जीडीपी प्रोजेक्शन भी इसमें 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 7.3% का दिखाया गया, बताया गया इस मीटिंग के दौरान, जिसके दौरान हम ये चीज़ देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो बाई मंथली होता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो हम देख पा रहे हैं कि एमएसएफ यानी कि जैसे मैंने आपको बोला मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो एंड बैंक रेट, इसको कितना रखा गया है, 6.75% रखा गया है इसमें। और पॉलिसी स्टैंस रिटर्न ऑफ द विड्रॉल ऑफ द अकाउंटमेंट्स पॉलिसी को लेकर बात की गई है। जीडीपी प्रोडक्शन Q1 में 7.2, Q2 में 6.8, Q3 में 7%, Q4 में 6.9%, जो कि 24-25 के लिए ये अनुमान लगाया गया है। अगर आप देखेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंसमेंट है उसमें ये बताया गया है कि 24-25 का जो Q1 होगा, है ना, यानी पहली तिमाही, Q1 का मतलब पहली तिमाही, और 4 तिमाहियों में पूरा एक वर्ष हो जाएगा, तो एक फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। तो पहली जो तिमाही होगी उसमें 7.2% की ग्रोथ रेट जीडीपी में हमें दिखाई देगी, और Q2 में आप देख पा रहे हैं 6.8, फिर 7%, फिर 6.9% ये रहेगा। इसके साथ ही सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स, हम सभी लोग जानते हैं कि कंज्यूमर प्राइस बेस्ड जो इंडेक्स है, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य के पर आधारित जो सूचकांक है, इसके आधार पर ही हम लोग इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर को निकालते हैं। तो उसके आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर रहा 2000 फाइनेंशियल 2023-24 का, उसमें सीपीआई इन्फ्लेशन 5% था, है ना, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है, जो अभी पीछे बीता है। वहीं अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि Q1 जो है, यानी पहली तिमाही फाइनेंशियल ईयर 24-25 की है, वो 5% है। फाइनेंशियल Q2 फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 4% है। Q3 के लिए रखा गया है कि 4% रहेगा, यानी कि हमने यहाँ पर ये एक अनुमान स्पष्टता लगा लिया है कि Q5 जो है उसके लिए 24-25 के लिए 4.7%, कितना 4.7% रहेगा। यानी कि आप ये समझ के देखिए कि जो हमारा एक टारगेट हमने रखा हुआ है, तो ये अनुमान इसमें लगाया गया है कि सीपीआई इन्फ्लेशन को हम लोग, यानी कि जिस पर हम महंगाई दर को नियंत्रित करते हैं। इन्फ्लेशन एक्चुअल में होता क्या है, ये आप सभी लोगों को पता ही है कि जब हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर कम होने लगती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, इन्फ्लेशन को बढ़ा हुआ माना जाता है, यानी महंगाई ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि Q4 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो अंतिम तिमाही होगा, उसमें
उसमें हम लोग देख पाएंगे कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.7% हो जाएगा, जो कि मैंने आपको क्या बताया कि 4% प्लस 2 यानी कि 6% मैक्सिमम रेंज रखा गया है, और मिनिमम 2%। तो ये जो रेंज है, इस रेंज के अंडर ही ये रहेगा। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि Q1 से Q4 तक हम कहीं ना कहीं Q2 में ये भी अनुमान लगाया गया है कि 4% रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस्ड रहेगा। जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है, वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगी। तो ये डेटा पूरा का पूरा आरबीआई ने ऐसे दिया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा ये पूरा टर्म्स देखकर, चीज़ों को समझकर देखकर। जो कोई की अनाउंसमेंट इसमें किए गए हैं, जैसे ईटीएफ यानी कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को, इसको रिव्यू करने की बात की गई है। और इसके साथ साथ जो रेजिडेंस एंटिटीज़ हैं उनको प्राइस ऑफ गोल्ड इन ओवर द काउंटर यानी ओटीसी पर सेगमेंट को बढ़ावा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को लेकर बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके साथ साथ मैंडेट ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज़, जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके लिए मैंडेट कर दिया गया है टू प्रोवाइड द की फैक्ट स्टेटमेंट। जितना भी की फैक्ट स्टेटमेंट है, किसके लिए? बोरोवर्स के लिए, बोरोवर्स फॉर ऑल रिटेल एंड एमएसएमई लोन, की फैक्ट स्टेटमेंट दें। यानी कि ये देखा जाता है कि जो हम ऋण लेने जा रहे हैं, लोन लेने जा रहे हैं बैंक के पास, तो बैंक हमें ऋण तो दे देता है, ये कहता है ठीक है आपको इंटरेस्ट रेट इतना लगेगा, लेकिन वो क्या करता है कि इस फाइल का ज़्यादा चार्ज लगा देता है। वो फाइल बनेगी, वो पेपर होगा, इससे जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं कस्टमर के ऊपर। तो यहाँ पर बैंक ने, आरबीआई ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी ये जो जिसकी भी रेगुलेटरी एंटिटीज़ हैं, जो भी मतलब लोन देने वाली हैं, जैसे एमएसएमई लोन्स हैं या रिटेल में जो लोन्स दिए जाते हैं, उन बैंकों को की फैक्ट स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा। यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट पैसा ही बैंकों से को लेना पड़ेगा कस्टमर से। फालतू का कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाना है। तो इस चीज़ को बोला गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एनहांस किया जाए किसको? सिक्योरिटी ऑफ आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन को। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर आपके घर के आसपास भी कोई एक साइबर कैफ़े होता है, या आप देखते हैं कि एक पब्लिक सुविधा केंद्र होता है ना, लोक सुविधा केंद्र होता है, वहाँ पर जाकर आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से क्या करते हैं कि आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, अपना बैंकिंग कार्य कर सकते हैं। तो उसको और ज़्यादा एनहांस करने के लिए और उसकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए आरबीआई ने यहाँ पर बोला है कि आधार एनेबल पेमेंट जो सिस्टम है, एईपीएस है, इसको और ज़्यादा इसकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ इसमें स्ट्रीमलाइन ऑफ द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द मैंडेटरी ड्यू टू डेलीगेट्स फॉर द टच पॉइंट ऑपरेटर्स, इन सभी को लेकर एक स्ट्रीमलाइन प्रॉपर डाटा होना चाहिए बैंकों के पास कि उन इसके माध्यम से कितना अमाउंट गया है, कितना पेमेंट हुआ है, इसकी सिक्योरिटी के क्या एक पॉइंट्स हैं, वो सभी कुछ होना चाहिए। किसी तरह का कोई फ्रॉजरी नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे बोला गया। यानी कि एडिशनली आरबीआई ने ये बोल दिया है कि जो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो द कंसीडर, जो फ्रॉड रिस्क को कम से कम करने की ज़रूरत है, और जितना भी अगर फ्रॉड रिस्क है किसी चीज़ में तो उसे कंसीडर किया जाए और उसको वहीं के वहीं उसका समाधान निकाला जाए, ताकि किसी तरह की फ्रॉजरी ना हो। इसके अलावा आप देखेंगे कि सिक्योरिटी को एनहांस करने की बात की गई है डिजिटल पेमेंट पर, जैसे यूपीआई वगैरह है और को लेकर जो बात होती है, तो उस पेमेंट को लेकर जो सिक्योरिटी है उसको एनहांस करने के लिए आरबीआई ने इसमें बोला है। इट इज़ द प्रपोज टू द अडॉप्ट अ प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन है, डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की गई है। और इसके साथ साथ इस में ये कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्वीकार्यता प्रदान हो, लोगों के द्वारा इसे स्वीकार्यता मिले, स्वीकार्यता प्रदान हो। और इसके साथ साथ ये जो डिजिटल पेमेंट है, इसकी सिक्योरिटी पर अच्छे से कार्य करने की हमें ज़रूरत है। क्लियर है? इसके साथ साथ एक चीज़ पर और फोकस किया गया है यहाँ पर कि जो प्रोग्राम है ऑफलाइन फंक्शन फॉर सेंट्रल, आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक ऑफलाइन फंक्शन के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाए जाने की बात की गई है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। एक इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑफलाइन फंक्शनरी, जो कि ऑफलाइन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी,
CBDC जो कि एक ऑफलाइन फंक्शनली इन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसको एक पायलट के रूप में लॉन्च किया जाएगा ऑफलाइन, जो कि एक ऑनलाइन के माध्यम से ही हमको मिलता है। तो इसको क्या किया जाए, ऑफलाइन लाया जाने की बात इसमें की गई है। तो इस पर हमने रेगुलर बात की। तो ये इसके कुछ की फैक्टर की पॉलिसीज रहे हैं कि इस बार की जो MPC का जो मीटिंग हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग हुआ, वो चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसमें इकोनॉमिक डाटा को एनालाइज किया गया, जैसे कि भाई GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट डाटा एंड अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फ्रॉम द क्रूशियल पार्ट ऑफ द MPC असेसमेंट। यानी कि जब भी हम कमेटी ये होती है तो इसमें इन सभी डाटा को देखा जाता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, उसके अनुसार क्या रेट रहने वाला है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ दिखाई देती है। ग्लोबल डेवलपमेंट पर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कंसीडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रेंड को भी इसमें कंसीडर किया जाता है। जियो पॉलिटिक्स इवेंट को भी देखा जाता है कि भाई अगर हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी वस्तु का, तो उस पर क्या मूल्य का प्रभाव पड़ेगा, जो जियो पॉलिटिक्स होती है उसका क्या एक इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो ये ग्लोबल मार्केट को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है, और इसके साथ साथ जो बॉर्डर प्रोस्पेक्टिव्स हैं उसको लेकर भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है जब हम MPC के बात करते हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन ऑन द इकोनॉमी। इसमें जो डिसीजन है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया कि फाइनेंशियल मार्केट पर डिसीजन हमें दिखाई देता है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ इक्विटी मार्केट, बॉन्ड यील्ड है, करेंसी एक्सचेंज है और एक्सचेंज रेट है, रिफ्लेक्ट द मार्केट रेस्पॉन्स ऑफ द MPC स्टैंस। यानी कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन होता है उसका वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स पर इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। वो सारे सेक्टर्स आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख भी रहे होंगे कि जैसे इक्विटी मार्केट है, बॉन्ड यील्ड है, करेंसी एक्सचेंज रेट है, इन सब पर दिखाई देता है। लैंडिंग रेट्स पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे ही हम रेपो रेट में चेंज करते हैं तो ब्याज की दरों में अपने आप ही परिवर्तन हमें दिखाई देता है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या फिर उसके साथ साथ कोई इंडिविजुअल लोन ले रहा हो या MSME लोन हो या किसी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए हो। तो यहाँ पे क्या हो, लैंडिंग रेट जैसे चेंज होता है वैसे ही हमें हर एक सेक्टर में बोरोइंग भी चेंज दिखाई देती है। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को भी यहाँ पर ध्यान में हमें इम्पैक्ट इन पर पड़ता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न पर इससे डिसाइड होता है कि वो अगर उनके पास पैसा ज़्यादा है ना, अगर रेपो रेट कम कर दिया जाएगा तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देंगे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग स्पेंड करेंगे, अपने कंज्यूम करेंगे, और उससे क्या होगा कि जो है इन्फ्लेशन और ऐसी गतिविधियाँ या ऐसे जो टर्म्स हैं हमें देखने के लिए मार्केट में मिल जाएंगे। तो क्रेडिट एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है अगर हम देखते हैं कि रेपो रेट कम हो जाता है। क्रेडिट एबिलिटी कम हो जाती है कब, जब इन्फ्लेशन रेट माफ़ कीजिएगा, जब रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ स्पष्ट रूप से इम्पैक्ट हमें इकोनॉमी पर दिखाई देता है। मार्केट रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो फिर से वही कि भाई पॉजिटिव रिएक्शन हमें अभी इक्विटी मार्केट्स में दिखाया गया, में रेस्पॉन्ड द पॉसिबिलिटी, स्टेबल रेट्स है और इंडिकेटिंग कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी। MPC ने, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया ही कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने चीज़ें बोली हैं कि पॉजिटिव रिएक्शंस है मार्केट का। एक्सपेक्टेशंस अगर लगाई जा रही हैं तो यही लगाई जा रही हैं कि ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है और कंट्रोल इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग मेजर्स के साथ चल रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है, जो कि मैंने अभी आपको टारगेट बताया 4% +2 एंड -2% इसका जो रेंज है उसमें ही ये सारा कुछ चल रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो कंक्लूजन है कि इस पूरे सिस्टम का निकल कर आता है कि भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। ये जो MPC है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने डिसीजन में इस चीज़ को साफ साफ कहा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी बनी हुई है। फॉरवर्ड गाइडेंस इसमें साफ साफ दिया गया है कि भाई फ्यूचर पॉलिसी जो है इसी के बेस पर बनाई जाने वाली है, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं वो किस तरह से आगे एनहांस करेंगे उस चीज़ को। मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आप सभी लोग समझते ही हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी इकोनॉमिक्स की कई क्लासेस में इस चीज़ को पढ़ाया भी है, समझाया भी है, और जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं उनसे उम्मीद है कि वो ज़रूर जुड़े रहेंगे और अंत तक जो लोग क्लास में बने हुए हैं उनको काफ़ी कुछ आज सीखने को मिल गया होगा। इसी तरह से एफर्ट डायरेक्टेड टुवर्ड द माइक्रो इकोनॉमिक
इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स कंट्रीब्यूटिंग द सस्टेनेबल एंड रिबूस्ट इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री। यानी कि यहाँ सीधे सी बात है कि इकोनॉमी को और ज़्यादा रिबूस्ट करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमी को रिबूस्ट करने पर भी इसका प्रभाव हमें दिखाई देगा। तो ओवरऑल आज हमने ये देखा कि जो भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके जो डिसीजंस हैं वो क्या क्या रहे और इसके क्या की फैक्टर्स रहे और हमें क्या क्या चीज़ों को समझना और देखना था। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप केवल NCERT बैच लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं बहुत ही बेसिक्स टर्म्स के साथ, तो ये ऑफ़र केवल आज रात 12 बजे तक है। क्या ऑफर है कि मात्र 499 में, इससे सस्ता नहीं मिलने वाला है कोई भी NCERT का बैच, 499 में है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो तुरंत जो है 8750711100 पर कॉल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप आज रात 12 बजे तक इसको नहीं ले पाते हैं तो ये 999 का बैच हो जाने वाला है, ठीक है, और ये 12 फरवरी को बैच स्टार्ट आपका हो जाएगा। तो तुरंत जो है कॉल कीजिए और इसमें अपनी सीट बुक करा लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपने काफ़ी कुछ अच्छा इसमें जानने का प्रयास भी किया होगा और हमने जो बताया वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो UPSC में अगर आना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो प्रहार बैच को ज्वाइन करना भी ना भूलें। 20 फरवरी से ये बैच स्टार्ट है। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।